जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर एक बार फिर से आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ SOC 101, यानी जो हमारे सोशोलॉजी के स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है और सोशोलॉजी उनका मेन सब्जेक्ट है, तो उनके लिए 101 का प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, ये फर्स्ट सेमेस्टर के 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2023 में जनवरी में हुआ था। पेपर की टाइटल की बात करें तो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी पेपर का टाइटल है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी या इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी आप कह सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट 2 क्रेडिट का ये पेपर है। इस वीडियो में हम चल के देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन डीडीयू से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहेंगी। पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन कर रहा है, पश्चिमी देशों में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ, यानी फ्रॉम विच कंट्री रेनेसा बिगेन इन वेस्टर्न कंट्री। तो वेस्टर्न कंट्री में रेनेसा कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो स्टूडेंट हमें पता है कि रेनेसा आया कहाँ से है, इटली से आया हुआ है, ठीक है। इटली से होते हुए ये इंग्लैंड पहुंचा और इंग्लैंड से होते हुए और देशों में पहुंचा, ठीक है। इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, तो इटली से ही इसका उद्भव है, ठीक है। तो रेनेसा जिसको पुनर्जागरण काल आप कहते हो, या रेनेसा पीरियड मतलब पुनर्जागरण पीरियड, और रेनेसा मतलब पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण हुआ इटली से, ठीक है, शुरू हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं जो आया था। द सेकंड क्वेश्चन वाज कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जीएस घुरिये को, जीएस घुरिये को स्टूडेंट फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं और उसके अनुरूप आप तैयारी करते रहते हैं। तो स्टूडेंट मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो अलग से बातें बताऊंगा उनको नोट करते रहिएगा। तो जीएस घुरिये को गोविंद सदाशिव घुरिये कहा जाता है और इनको माना जाता है कि समाजशास्त्र के ये जनक है, ठीक है। और इन्होंने समाजशास्त्र के योगदान में, भारतीय समाजशास्त्र के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो जीएस घुरे हैं, जीएस घुरे का बर्थ स्टूडेंट 1893 में हुआ था, ठीक है। और 1893 में इनका जन्म हुआ और 1983 में इनका मृत्यु हो गई, ठीक है। तो 1893 से 1983 तक का इनका समय काल रहा है और वो बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के क्या थे, हेड थे। बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के हेड थे और उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र का और समाजशास्त्र में मतलब एकदम अग्रणी भूमिका निभाई है उसको विकसित करने में, ठीक है। और तो ये मुंबई, याद रखना है आपको कि ये मुंबई यानी बंबई विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक स्टूडेंट, द व्हाट इज सोशियोलॉजी ये बुक लिखी गई है एलेक्स इंकेल्स द्वारा। स्टूडेंट कुछ बातें और बताऊंगा, वो भी आपको नोट करना होगा। तो एलेक्स इंकेल्स द्वारा लिखी गई है और ये एलेक्स इंकल्स ने 1964 में लिखी है, ठीक है। कब लिखी है? 1964 में, ठीक है। एलेक्स इंकल्स ने, ठीक है। और ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिका के समाजशास्त्री थे, आपको याद रखना अमेरिकी हैं। और ये सेम यही किताब एक और राइटर द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है नॉबर्ट एलियास। नॉबर्ट एलियास की भी ये पुस्तक है जो जर्मन सोशोलॉजिस्ट है। तो अगर दो नाम, एलेक्स इंकल्स भी समाजशास्त्री हैं और नॉबर्ट एलियास की भी ये किताब है, आपको याद रखना है, ठीक है। नॉबर्ट एलियास जर्मन है और एलेक्स इंकल्स आपके अमेरिकन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनजातियों द्वारा उच्च हिंदू जातियों के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग बिहेवियर ऑफ अपर कास्ट हिंदूज बाय द ट्राइब। तो ट्राइब द्वारा उच्च जाति हिंदू के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो संस्कृताइजेशन कहलाती है, जिसको आप संस्कृति ग्रहण कहते हो। क्या कहलाती है? संस्कृताइजेशन, ठीक है, जिसको आप संस्कृति ग्रहण कहते हो, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। जब जनजातियों द्वारा उच्च हिंदुओं को प्रक्रिया को अपनाई जाती है तो वो संस्कृतिकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, परिवार में मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक यानी मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल का वर्गीकरण किसके आधार पे होता है? तो मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल का वर्गीकरण प्राधिकार यानी किसके पास अधिकार था, अथॉरिटी किसके पास थी? तो जब जो आपका परिवार होता है उसमें पहले क्या होता था, मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करता था, माताओं से चलता था। लेकिन बाद में जो पावर था वो पुरुषों के हाथ में आया तो पितृ सत्तात्मक परिवार हो गया, ठीक है। बाकी वंश वंश जो होती है, वंश भी दो तरह से चलता है, एक मातृ वंश चलता है, एक पितृ वंश चलता है। जो ना तो यहाँ पे जब मात्रात्मक और पितृसत्तात्मक की बात की जाएगी तो सत्ता जिसके हाथ में रहेगी उसी के हिसाब से वर्गीकरण किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र का आरंभ कहाँ हुआ? सबसे पहले तो समाजशास्त्र सबसे पहले कहाँ पे आरंभ हुआ, ये प्रश्न पूछा है। तो यूरोप से। स्टूडेंट आपको याद रखना है कि यूरोप से
और यूरोप से लेट 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के अंत के तरफ, मतलब अंतिम में 18वीं शताब्दी के जो कह रहे हैं लेट 18th सेंचुरी की तरफ आया, यानी 18वीं शताब्दी के अंत के तरफ के वर्षों में आया, ठीक है। और सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो अधनलॉजी। सोशियो मतलब होता है कंपेनियनशिप यानी साथ, सोशियो का मतलब क्या होता है साथ, और लॉजी मतलब होता है नॉलेज। तो जब हम साथ का एक दूसरे के साथ रहने की जो अध्ययन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको सोशियोलॉजी का एक मूल अर्थ निकल जाता है, ठीक है। बिहेवियर का, मानो कि उसका लक्षण, व्यवहारों का, उसके रहने का, रहन सहन का अध्ययन सोशियोलॉजी में होता है। ये 18वीं सेंचुरी में यूरोप से आया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजशास्त्री नहीं है इसमें से? तो कौन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नहीं है? तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कौन नहीं है स्टूडेंट? एम ये आप एम एन श्रीनिवासन भारतीय स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा, एस सी दुबे, ये भी आप समझ रहे हैं कि ये भारतीय हैं तो भारतीय ही होंगे। लेकिन आपको मैकाइबर और आंद्रे बेते में, तो मैकाइबर को तो आप बिल्कुल जानते हैं कि मैकाइबर यूके ब्रिटेन से संबंधित है, तो ये भारतीय नहीं है, ठीक है। जबकि आंद्रे बेते जो है, अभी आपको बताऊंगा कौन नहीं है, पहले बता देता हूं। तो मैकाइबर इज नॉट अ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और ये क्या है, यूके से ब्रिटेन से संबंधित है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से संबंधित है। और इनके सिद्धांत के बारे में तो सोशियोलॉजी के हर बच्चे को अच्छे से पता ही है, ठीक है। अब एंड्रे बेते के बारे में कुछ जान लीजिए कि इनका नाम आ गया है, तो एंड्रे बेटेल को जो इनको ठीक है, एंड्रे बेटियले के नाम से भी जानते हैं, बेते लिखा है, एंड्रे बेटियले के नाम से इनको जानते हैं। और इन्होंने दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था। ये भारतीय थे, क्योंकि इनके पिता फ्रांसीसी थे, आपको मैं एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, उनके पिता फ्रांसीसी थे और माता इनकी भारतीय मूल की थी। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपना यूजी किया, पीजी किया, मतलब बीए और एमए इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया, और दिल्ली से पीएचडी हासिल की है। और इनको, आपको याद रखना कि 2005 में एंद्रे बेते को 2005 में पद्म भूषण दिया गया है, जो भारतीय पुरस्कार है। और दक्षिण भारत में इन्होंने जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था, ठीक है। और एंद्रे बेते वर्तमान में शिलोंग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, मेघालय जो है शिलोंग में, तो उसके क्या है, चांसलर भी है, ठीक है, एंद्रे बेते। ये हो गई उनके बारे में बातचीत, तो ये भारतीय हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी साइंटिफिक एटीट्यूड कहाँ पाया जाता है? तो साइंटिफिक एटीट्यूड कब पाया जाएगा? जब आप चीजों को अनबायस्ड होकर देखोगे। तो अनबायस्ड यानी तटस्थ अवलोकन में, आप किसी का पक्ष नहीं लोगे, तटस्थ अवलोकन करोगे, तभी वैज्ञानिक प्रवृत्ति सफल होगी, पाई जाएगी। नहीं तो अगर आप किसी का पक्ष लोगे, वैज्ञानिक चीजों को इग्नोर कर दोगे, यानी विज्ञान के ऊपर आप अपने जो आपका आप पक्ष का साथ लोगे, जिसके से आप प्रभावित हो, तो आप वैज्ञानिक प्रवृत्ति फेल हो जाएगी। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन घटना उत्तरदायी है? यानी समाजशास्त्र कैसे आया, इसके लिए कौन सा इंसिडेंट जिम्मेदार है? तो फ्रांस की क्रांति बिल्कुल जिम्मेदार है, औद्योगिक क्रांति ये भी है, और विश्व युद्ध से कुछ भी बदलाव नहीं, तो विश्व युद्ध से देश का पतन हो गया था। ए बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट, कि फ्रांस क्रांति और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इमरजेंस हुआ था सोशियोलॉजी का, उद्भव हुआ था सोशियोलॉजी का। ये दो कारण आपको प्रभावित, ये इसके लिए मुख्य है। औद्योगिक क्रांति में आप जान ही रहे थे कि मजदूर गांव से छोड़कर इंग्लैंड सब शहरों की तरफ बढ़ने लगे थे, और औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को दुनिया का सुपर पावर बना दिया था। लेकिन क्या हुआ था, एक वर्ग की बड़ा शोषण हुआ था इसमें, एक निम्न वर्ग का, जो समाज का निम्न वर्ग था, उसका बड़ा शोषण हुआ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी सही मैचिंग किसका नहीं है? तो सोसाइटी जो वर्क है, ये मैकाइबर और पेज का है, बिल्कुल सही है। सोशियोलॉजी किंग्सले डेविस का है। अब इस ये तो बिल्कुल ये गलत है स्टूडेंट, सोशियोलॉजी किंग्सले डेविस का वर्क नहीं है। बाकी और भी देख लेते हैं। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर का है, ये भी सही है। ये 1963 में आई है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो ये 1963 में आई हुई है, ठीक है। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर, इनका नाम, ठीक है, पीटर बर्जर 1963 में आई है, ये भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन कर रहा है कल्चरल सोशियोलॉजी जो कह रहा है, तो ये जॉन फिलिप्स और जॉन लुइस गैलिन और जॉन फिलिप गैलिन, यानी गैलिन एंड गैलिन, तो एक गैलिन कौन है, जॉन लुइस गैलिन, और दूसरा जॉन फिलिप गैलिन। ये 1950 में आई हुई वर्क है इनका, 1950 में, ठीक है। तो 1950 में ये आया हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब सही है, लेकिन सोशियोलॉजी जो वर्क है ये किंग्सले डेविस का नहीं है, ये यम हैरालम्बोस का है, एम हैरालम्बोस का है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन का, भारत में स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र किस विद्यालय द्वारा सबसे पहले मान्यता दे दी गई, यानी कहाँ शुरू किया गया? तो स्टूडेंट मुंबई में, बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र को क्या दी गई, मान्यता दी गई, जो उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, एक अलग विभाग के रूप में, ठीक है। और बॉम्बे में 1919 में, वो समय क्या था स्टूडेंट, 1919, ये भी टाइम आप बता दे रहा हूँ, 1919 में। और इसके बाद, ठीक है, लखनऊ, कलकत्ता और मैसूर में शुरू किया गया, ठीक है। 1919 में सबसे पहले बंबई में, उसके बाद कलकत्ता, लखनऊ, कलकत्ता, मैसूर में एक अलग से मान्यता प्राप्त, मतलब विभाग के रूप में चलने लगा। पहले ये दूसरे विभाग से था सोशियोलॉजी, लेकिन दूसरे विभाग से संबंधित होकर चलता था, एक अलग विभाग नहीं था।
ये एकदम सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट एकदम आपका न्यू सब्जेक्ट के रूप में इमर्ज हुआ, ठीक है? 19th सेंचुरी से ये आना शुरू हो गया, ठीक है? तो एकदम नया रहा। अगला कौन-सा निम्नलिखित में कौन-सा एक परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? तो कौन-सा परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? जजमानी प्रथा भारतीय समाज में चलती ही रही है, ठीक है? यजमान होते ही रहे हैं, जिसको जो गुरु हुआ करते थे या दक्षिणा लेने आया करते थे अपने यजमानों से। संस्कार प्रणाली भारत में है, वंशानुगत पेशा यानी जैसे सुनार का बेटा सुनार, ठीक है? और जैसे वो काम कर रहा है जो एक राजा का वंश चला है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, ब्राह्मण का बेटा पंडित होगा। तो इस तरह से वंशानुगत पेशा भी लोग अपनाए रहे हैं भारत में बहुत बाद तक। तो लोग इस तरह से ये चला है, ठीक है? लेकिन समरूपता नहीं रही है, होमोजेनिटी नहीं रही है। भारतीय समाज में होमोजेनिटी यानी समरूपता नहीं रही है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने में योगदान दिया? तो समाजशास्त्र को विकसित करने में जीएस गोविंद सदाशिव घुरिये का योगदान बहुत बड़ा है, ठीक है? इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि गोविंद सदाशिव घुरिये का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है? समाजशास्त्र को विकसित करने में और चूँकि ये मुंबई से जुड़े हुए हैं और इन्होंने काफ़ी मतलब काम किया, ठीक है? ये ना 1924 में स्टूडेंट बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रमुख बने थे 1924 में, ठीक है? ये बॉम्बे में समाजशास्त्र विभाग के वो बने थे क्या कहते हैं प्रमुख बनाए गए थे, ठीक है? और 1960 में वहाँ से रिटायर हुए थे, ठीक है? ये सब आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये 24 में विभागाध्यक्ष बने थे, लेकिन 1919 में पैट्रिक गेट्से ने, जो मैंने बताया था मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना 1919 में किसने किया था? पैट्रिक गेट्से। ये आपको याद रखना है और उसी में 1919 में स्थापना हुई और 1924 में ये जाके क्या बन गए थे? उसके हेड बन गए थे। इसीलिए इनको भारतीय समाजशास्त्र का इनके योगदान की वजह से इनको भारतीय समाजशास्त्र का पितामह कहा जाता है, ठीक है? ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? इनके नाम पे सम्मान भी दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में सबसे पहले किसके द्वारा भारत में प्रजातीय आधार पर जातियों और जनजातियों का अध्ययन? तो प्रजातीय यानी जो है ट्राइब के आधार पे कास्ट का स्टडी किसने किया? तो सबसे पहले ट्राइबल बेसिस पे यानी प्रजातीय आधार पे कास्ट का अध्ययन जो है हर्बर्ट रीजले ने किया। हर्बर्ट रीजले, ऑप्शन सी राइट होगा, हर्बर्ट रीजले, ठीक है? हर्बर्ट रीजले को आप लगाएंगे ऑप्शन सी, इसको ठीक है? हर्बर्ट रीजले ने किया। स्टूडेंट इसने ये हर्बर्ट रीजले अपने समय का आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस का अधिकारी था, आईसीएस अधिकारी था। पहले आईएएस नहीं हुआ करता था, ये आपको पता होगा। तो आईसीएस अधिकारी था और 1857 में बंगाल के कास्ट और ट्राइब का अध्ययन किया था। बंगाल के कास्ट और ट्राइबल का अध्ययन इसने किया था, बंगाल के, ठीक है? 1875 में, 1875 में, किस ईयर में लगभग उस समय 1875 का रहा होगा। औद्योगिक क्रांति की विशेषता क्या है? तो औद्योगिक क्रांति की विशेषता क्या है? उच्च तकनीक, हाँ, तकनीक आ गई थी, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ लग रही थी, काम तेज़ी से हो रहा था, कम व्यक्तियों में ज़्यादा काम हो रहा था, लेकिन बहुत तेज़ी से क्रांतियाँ थी। नगरों में प्रवास, हाँ, लोग गाँव से छोड़ के रोज़गार के चक्कर में शहर जाने लगे। खराब स्वच्छता और गंदगी, हाँ, जब सामान और उत्पादन ज़्यादा हो गया, तो गंदगी शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इससे बीमारियाँ भी फैली, ठीक है? तो ये सब है। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? उपयुक्त सभी, ठीक है? जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ-साथ ये सब। ये सारी जो हो जाती है कि ये सारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, माइग्रेशन टू सिटीज और ये बैड सैनिटेशन, ये सारा क्वालिटी था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, वो भी देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा काफी बड़ा है, लेकिन हम इसको आपके लिए समाहित करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें से राइट है? तो स्टूडेंट भारतीय समाजशास्त्री चिंतन 19वीं, भारत में समाजशास्त्री चिंतन 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। तो भारत में समाजशास्त्री चिंतन 19वीं नहीं, आपको जब पता है 1919 में विभाग की स्थापना हो रही है, तो समाजशास्त्री चिंतन 19वीं शताब्दी में यानी 1801 से कैसे शुरू हो सकता है? 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से लेके 1899 का पीरियड, ठीक है? तो उसको 19वीं शताब्दी बोलते हैं। तो उसमें तो ये चिंतन हो नहीं सकता है। 1919 में ये हो रहा है, तो ये सोशियोलॉजिकल थॉट बिगिन इंडिया नहीं, ये 20th सेंचुरी में बिगिन हुआ था, जब यानी 1901 से लेके आप मान सकते हैं 1999 का पीरियड, उसको हम 20वीं शताब्दी बोलेंगे। तो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत है। फिर कह रहा है एमएस राव ने ग्रामीण समाजशास्त्री हैं, तो एमएसए राव जो है स्टूडेंट, ये 1960 में 59 में सॉरी 1959 में, नोट करिएगा, आपके पास पेन पेपर होगा। तो ये 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना किए थे। 1959 में इन्होंने दिल्ली में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। ये अर्बन और रूरल दोनों यानी ग्रामीण और नगरीय दोनों समाज मुद्दों को इन्होंने उठाया है और ये ग्रामीण समाजशास्त्री भी इनको माना जाता है, ठीक है? तो ये तो स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, लेकिन और को भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो दूसरा भी देख, अगला करा है बुक मैरिज एंड फैमिली के लेखक के एम कपाडिया। स्टूडेंट यहाँ पे आपको लग सकता है कि हाँ ये के एम कपाडिया है, लेकिन ये इनकी पूरी पुस्तक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया।
इन्होंने इसके आगे इन इंडिया जोड़ दिया है, ठीक है। इनकी पुस्तक में इन इंडिया भी है और यहाँ पे लिखा नहीं है, इन इंडिया नहीं लिखा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इन इंडिया नहीं लिखा है स्टूडेंट, तो जब यहाँ पे केएम कपाड़े, तो अगर माना जाए कि ये स्टेटमेंट सही है तो पूरा बुक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, भारत में। और मैरिज एंड फैमिली जो है डी गिलबर्ट नास की किताब है, डी गिलबर्ट नास की किताब है। तो ये स्टेटमेंट हम गलत मानेंगे, क्योंकि पूरा मैरिज एंड फैमिली जो किताब है वो डी गिलबर्ट नास की है, और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया जो है वो आपकी केएम कपाड़िया की है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो है ये योगेंद्र सिंह का है, तो ये एम.एन. श्रीनिवासन का नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टूडेंट इस तर्क पे आधार पे मैंने आपको सारे तर्क का सही उत्तर बताया। तो एम.एस. श्रीनिवास एक ग्रामीण समाजशास्त्री है, ये स्टेटमेंट ठीक समझ में आता है। लेकिन अगर मैरिज एंड फैमिली आप नोट करेगा, के.एम. कपाड़िया की किताब है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, और ये जो लास्ट ऑप्शन दे रहा है कि पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसके लेखक योगेंद्र सिंह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय का प्रणेता कौन है? तो लखनऊ में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसने की? राधा कमल मुखर्जी ने, यही माने जाते हैं लखनऊ के प्रणेता, ठीक है। समाजशास्त्र का लखनऊ सिद्धांत इन्हीं का है, ठीक है, राधा कमल, ऑप्शन सी इज राइट, राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। 1921 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला समाजशास्त्र विभाग स्थापना 1921, 1919 में आपका मुंबई में हुआ, और 1921 में ही कहाँ हो गया, 2 ही साल के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हो गया, और उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना जहाँ ये शुरू किया गया। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के सबसे निकट है? तो सामाजिक मनोविज्ञान, इसमें से सामाजिक मनोविज्ञान जो है स्टूडेंट, वो जो ब्रांच ऑफ जो साइकोलॉजी है वो सोशियोलॉजी के सबसे क्लोज है, ठीक है। सोशल, अगला क्रम परिवार उदाहरण है, तो परिवार किसका उदाहरण है? तो परिवार जो है स्टूडेंट, परिवार आपका जो माना जाता है कि वो समिति भी है और संस्था भी है। तो समिति और संस्था दोनों है, ये क्या है? परिवार जो है वो समिति भी है और संस्था भी है। समुदाय गांव होता है, समुदाय का उदाहरण क्या होता है? गांव होता है। तो गांव ये सब नहीं होगा, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि फैमिली का एग्जाम्पल एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन दोनों है। अगला प्रश्न, समाज परिवार का उदाहरण ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है कि हमारा ए और सी दोनों रहेंगे, समिति और समुदाय, एसोसिएशन और कम्युनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं, जब उच्च मतलब अपर और लोअर में नहीं बांटते हैं, सीक्वेंस में सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी में नहीं बांटते सोसाइटी को, तो वो क्या कहलाता है? तो सोसाइटी इन्फीरियर में बांटेंगे तो वर्ग भी कहलाएगा। जैसे ये बड़ा वर्ग है, जैसे सेठ राजा का वर्ग, तो बड़ा छोटा वर्ग ऊंच नीच में बांटेंगे तो वर्ग भी, जातियां में भी उच्च जाति निम्न जाति, स्त्रीकरण में भी होता है कि उसका भी स्त्रीकरण भी ऊपर नीचे पे हो सकता है। लेकिन विभेदीकरण, जो विभेदीकरण है जिसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बंटवारा होता है, विभाजन जो होता है, वो ऊंच नीच के आधार पे नहीं होता है। ये किस रंग कद आयु, देखिए दो तरह के स्टूडेंट विभेदीकरण होते हैं, व्यक्तिगत विभेदीकरण जिसमें रंग कद आयु के हिसाब से व्यक्तियों को बांटा जाता है, और दूसरा व्यावसायिक रुचि स्थिति के हिसाब से सामाजिक विभेदीकरण, जिसमें व्यवसाय क्या है, रुचि क्या है, स्थिति क्या है, तो उसको सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। तो इसमें इसके हिसाब से ऊंच नीच के हिसाब से चीजों को नहीं बांटते हैं। अगला प्रश्न, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी देन एंड नाउ पुस्तक किसने लिखी? तो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी देन एंड नाउ, ये बुक है ए.एम. शाह की, दिस बुक इज रिटन बाय ए.एम. शाह, ओके। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए अगस्त कॉन्ट ने किस शब्द का, यानी अगस्त कॉन्टे ने किस वर्ड का यूज किया है सोशियोलॉजी के लिए? तो समाजशास्त्र के लिए इन्होंने सामाजिक सोशल फिजिक्स का, ये आपको पता ही है, ये आपके जब आप 102 का वीडियो देखोगे तो वहां भी मैंने बताया कि सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द नहीं आया था, सोशल फिजिक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स का इस्तेमाल किया है, और अगस्त कॉम्टे ही माने जाते हैं सोशियोलॉजी के फादर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संबंध निर्धारित करता है? तो सामाजिक संबंध किससे निर्धारित होता है? सामाजिक संबंध स्टूडेंट, तो कह रहा है अधिक सामाजिक निकटता, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, उच्च भौगोलिक दूरी और आमने सामने का संबंध, यानी फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट, हाई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, या म्यूचुअल अवेयरनेस यानी पारस्परिक जागरूकता। तो एक सामाजिक संबंध निर्धारित कैसे होता है? सामाजिक संबंध जो होता है वो म्यूचुअल अवेयरनेस यानी पारस्परिक जागरूकता से तय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र की भाषा में गांव क्या है? तो समाजशास्त्र की भाषा में गांव को मैंने बताया ना, समुदाय कहते हैं। पहले आपको इससे पहले ही बताया कि गांव समुदाय है, संगठन और समिति नहीं है। समाज तो, समाज गांव नहीं होता, समाज में तो लोग होते हैं, लेकिन गांव को समाजशास्त्र समुदाय में रखता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड मैरिज नाम की पुस्तक, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, समुदाय भी दो तरह का स्टूडेंट आपको पहले बताया था, एक ग्रामीण समुदाय, एक नगरीय समुदाय होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इज रिटन बाई एडवर्ड वेस्टरमार्क, एडवर्ड वेस्टरमार्क ने 1921 में,
1921 में एडवर्ड वेस्टरमार्क ने ये किताब लिखी थी। एडवर्ड वेस्टरमार्क इनका पूरा नाम था, ठीक है। इन्होंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। अगला प्रश्न, स्टूडेंट आप किताबों के नाम को आपको अंग्रेजी में भी रखना है, क्योंकि बार बार मैंने आपको अलग वीडियो में भी बताया स्टूडेंट कि किताबों के नाम अब बहुत चालाकी से हिंदी ना देकर, क्योंकि वो हिंदी में उन्होंने बहुत लोगों ने लिखा नहीं होता है, तो अंग्रेजी किताबों का नाम अंग्रेजी में ही याद रखेंगे तो और अच्छा आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा और उनके कल्याण से जुड़ी हुई है? तो ये तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। देखिए मनरेगा जो है वो श्रम से, काम करने से, गारंटी रोजगार देने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उज्ज्वला जो है ये गैस है, गैस मतलब चूल्हे धुएं से मुक्ति के लिए गैस, रसोई गैस जो एलपीजी आपको दिया जाएगा। आपको स्वधार योजना, ये स्वधार योजना स्टूडेंट 2000 आपको बता दे रहा हूँ 2 में शुरू किया गया। इसको कब शुरू किया गया? 2002 में। किसको? स्वधार को। स्वधार शुरू हुआ 2002 में, और इसका मेन उद्देश्य था कि जरूरतमंद महिलाओं को भोजन, आश्रय, देखभाल, विधवाओं को जेल से रिहाई के बाद उनको सपोर्ट देना, ये सब इसमें शामिल था स्वधार में, ठीक है। तो स्वधार जो है जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय देने का, उनके भोजन, पानी, देखभाल के लिए शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब जो बच गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही जो है लड़कियों की शिक्षा और उनके कल्याण से जुड़ा हुआ है, और इसकी सूचना इसको इसको शुरू की, देखिए स्वधार योजना को 2002 में शुरू किया गया। पहले स्वधार को अब मैंने बताया 2002 में, और इसकी शुरुआत 2015 में हुई है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है लड़कियों के कल्याण से जुड़ी हुआ है। नोट करिएगा स्टूडेंट, छोटी छोटी जानकारियां आपको एग्जाम में बहुत काम आती है, और आपको वास्तव में चीज़ों का डीप नॉलेज कराती हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ कहना चाहूँगा, आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर इसको फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से शेयर करेगा। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम आपके लिए वीडियो जो लेट आता है ना, तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हमें भी लगेगा हम कुछ अच्छा करें, तो आपके लिए हम वीडियो समय से पहले भी करेंगे, चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट साथ ही साथ आप वीडियो में कमेंट करके बताएगा कि आप किस कॉलेज से वीडियो को देख रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो है हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी जाके आप हमारा सारा वीडियो देख सकते हैं। हम आपका एसओसी 102, 101 और 103 तीनों का वीडियो जो अपलोड है, प्रीवियस ईयर का भी 103 का अपलोड है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो, पहले का भी, यानी 2022 का भी अपलोड है, 23 के साथ साथ। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विवाह का एक मुख्य कार्य क्या है? तो कह रहा है मैरिज का एक मेन फंक्शन क्या है? यौन जीवन में विनियमन, यानी रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, रेगुलेशन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का विनियमन, और निवास का विनियमन। तो देखिए विवाह से जो होता है सेक्सुअल फुलफिलमेंट होता है, यानी रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ। जो जो विवाह है, ये जो इंसान का जो जीवन है, इसको ये क्या कहता है, ये जो विवाह है एक ये इंस्टीट्यूशन है। जो मैरिज होता है एक इंस्टीट्यूशन होता है, जिससे वंश को आगे बढ़ाने का एक क्या होता है, एक रेगुलेशन होता है, समाज में इसको मान्यता मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका विवाह का पूर्ण कार्य जो होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ होता है, ठीक है। मतलब उसको उसको सही बना देना। इंसान क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, पशु नहीं है, ठीक है, उसके लिए नियम कानून बंधन बने हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण समुदाय, और आपको पता ही है कि जब विवाह के नहीं होने पे ही अगर किसी का किसी से जो हो, अगर मतलब उसका परिवार आगे बढ़ता है, तो उस बच्चे को हेय दृष्टि से भी देखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा एक ग्रामीण समुदाय और एक ग्राम, यहाँ देखिए गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट, पहले तो आपको बताता हूँ यहाँ गलत है, कभी कभी आपको क्वेश्चन को अंग्रेजी से भी करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएट बिटवीन, यहाँ पे सही लिखा है रूरल एंड अर्बन, यानी जो एक नगरी और ग्रामीण समुदाय में अंतर है। तो नगरीय और ग्रामीण समुदाय में अंतर कहाँ है? यातायात के साधनों में, संचार के साधनों में, व्यवसायिक भिन्नता में, और विवाह का स्वरूप में। तो स्टूडेंट देखिए संचार के साधन जैसे टेलीफोन, फोन, लेटर, पोस्ट ऑफिस, मेल, तो ये गांव में भी सेम अवेलेबल है, और विवाह जो होता है गांव में जो होता है वही शहरों में होता है। मतलब इसका ये नहीं है कि वहां पे एकदम अलग विवाह होता है, उसके लिए दूसरा मंत्र और गांव के लिए दूसरा मंत्र, नहीं। तो यहाँ पे तो दोनों सेम है। यातायात के साधन गांव में थोड़ा सा पिछड़े हुए मिलेंगे, और शहर में अगर थोड़ा आगे मिलेंगे, तो ये हम मान सकते हैं कि ये अंतर है। और व्यवसायिक भिन्नता, गांव के लोग कुछ अलग, जैसे मजदूरी ज्यादा करेंगे, खेतों में काम करेंगे, कृषि में, तो दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या मेन अंतर है, और शहर के लोग ज्यादा जाके दूसरे के वहां काम करेंगे, फैक्ट्रियों में काम करेंगे, ये सारी चीजें। तो दोनों ग्रामीण और अंतर में यातायात के साधन में भी अंतर है, और व्यवसायिक भिन्नता में भी अंतर है स्टूडेंट। लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यातायात के साधन में ज्यादा अंतर है, ठीक है, लेकिन व्यवसायिक भिन्नता भी है, ठीक है। तो इसमें तो अब आप स्टूडेंट अपने हिसाब से लगा सकते हो, मेरे हिसाब से तो दोनों सही है, ठीक है। लेकिन यातायात के साधन में मेन है, जैसे शहरों में मेट्रो चलती है, मेट्रो रेल चलती है, ठीक है, रेल चलती है, गांव में नहीं चलती है, ठीक है। तो इस तरह से यातायात के साधन भी शहरों में अलग है, और वहाँ पे गांव में पहले बैलगाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन शहरों में गाड़ियां हुआ, ट्राम हुआ करते थे, तो वो गांव में नहीं चला करते थे। अब तो बदलाव आया है, लेकिन व्यवसायिक भिन्नता भी है, तो ये भी आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से जो सही लगा, ज़्यादा वो मैंने ज़्यादा उचित लगा वो बता दिया। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक सामाजिक स्तरीकरण से विशेषकृत है? सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से कौन सा एक
उसका फीचर है, मतलब कौन कैसे जुड़ा हुआ है सामाजिक स्थिरीकरण से। तो केवल परंपरागत समाज, सभी समाज, देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में सभी मानव समाज जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट, ऑल ह्यूमन। इसमें देखिए सामाजिक स्थिरीकरण में क्या आता है, जाति, वर्ग, शिक्षा, व्यवसाय, तो ये सभी मानव इससे जुड़े होते हैं। कोई एक एक मानव या एक काल का या एक खंड का मानव इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न, सही सुमेल करिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, सही सुमेल करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय ग्राम एससी दुबे, तो स्टूडेंट जो आपका ये है डी जो है, डी का 1 हो गया आपका, और सी का 3 रहेगा, सी का एकदम सही मैच है, सी का सही मैच है। और बच गया हमारे पास एम एन श्रीनिवासन, तो एम एन श्रीनिवासन का दूसरे का हो जाएगा, जो एम एन श्रीनिवासन है ये 2 पे है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से इसको मैच को हमको करा रहा हूँ आपको। तो जो एम एन श्रीनिवासन है ये नंबर 2 पे है, तो नंबर 2 का हो जाएगा ए, ठीक है। तो नंबर 2 का किस पे चला जाएगा, ए पे चला जाएगा। तो यानी अब स्टूडेंट अब आपको नंबर 2 का किस पे चला जाएगा, ए पे, यानी एम एन श्रीनिवासन भारतीय ग्राम से संबंधित है। तो स्टूडेंट ऑप्शन में भी मैंने देखा कि कुछ गलतियां पाई गई, जैसे ऑप्शन में भी यहाँ पे ए पे 3 और सी पे 3, तो सी पे तो 3 सब में सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए पे 2 करना पड़ेगा हमको, ए पे 3 नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं दिया है, तो ए पे 2 होने पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए पे 2, यानी फिर से बता दे रहा हूँ, भारतीय ग्राम की अवधारणा एम एन श्रीनिवासन की, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन प्रोफेसर एस पी नागेंद्र की, ठीक है, ये प्रोफेसर एस पी नागेंद्र की हो जाएगी। भारतीय परंपराओं का आधुनिकरण योगेंद्र सिंह, नोट करते चलेगा। और आधुनिक समाजशास्त्र सिद्धांत में कर्मकांड की अवधारणा जो है एस पी दुबे की हो जाएगी। स्टूडेंट पेन पेपर इसीलिए लेके बैठेगा, इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से, पेपर में बड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो स्टूडेंट नाबार्ड की स्थापना 1982 में 12 जुलाई, डेट क्या था, 12 जुलाई को 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य क्या था, विकास के रूप में एक ग्रामीण बैंक की स्थापना करना जो गांव के विकास और समृद्धि में योगदान दे सके। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। वीडियो बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन आप चीजों को समझ के चलेंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, ठीक है, समाजशास्त्र, अब कौन सा स्टेटमेंट राइट है स्टूडेंट, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो समाजशास्त्र मानव शास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, ये कह रहा है। तो दूसरा कह रहा है समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र सत्ता और प्रभुत्व का अध्ययन करता नहीं करता है, पहला गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा का समाजशास्त्र मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र वो, ठीक है, तो वो शास्त्र कह रहा है कि जो हमारा कह रहा है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी सामाजिक मानव शास्त्र वो विज्ञान है जो मानव की उत्पत्ति का वर्णन करता है, ये ठीक लग रहा है। तो ये वाला सही रहेगा, भौतिक नहीं होगा, सामाजिक मानव शास्त्र वो विज्ञान है जो मानव की उत्पत्ति का वर्णन करता है। और सामाजिक विज्ञानों का सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों की तरह होते हैं, नहीं, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय में किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे पहले शुरू हुआ। तो ये मैंने बताया कि सबसे फर्स्ट टाइम जो है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ में स्टैब्लिश किया गया था, और मैंने आपको समय भी बताया था, और इसके प्रणेता कौन थे लखनऊ के, वो भी बताया। तो ये सारा क्वेश्चन स्टूडेंट आपको मैंने पहले ही करा दिया है कि लखनऊ संप्रदाय राधा कमल मुखर्जी का है, 1921 में लखनऊ में सबसे पहले लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपका समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ था, अध्यापन अध्ययन जो भी आप कह लो। किसने कहा कि समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है, यानी सोशियोलॉजी कैन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी। तो ये स्टूडेंट ये इमाइल दुर्खिम ने कहा है, ठीक है, इमाइल दुर्खिम के साथ हम चले जाएंगे। अब अगला प्रश्न कर रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, और आपको जानना चाहिए क्योंकि आप सब गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित हो, तो आपको जानना चाहिए। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना 1958 में की गई, 1958 में, ठीक है, 1900, देखिए स्टूडेंट 1957 में, 1957 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, 1957 में, और 1958 में, ठीक है, तो 1957 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1 सितंबर 1957 से कक्षाएं यहाँ शुरू हुई थी, ठीक है, और 1958 में ही यहाँ पे जो है समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका 1789 में हुआ है। ये जो अंग्रेजी के स्टूडेंट होंगे वो इसको जोड़ लेते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1798 में जो है रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है, जो, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति स्टूडेंट बस आप जानिए, जिसका लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जिसका विचारधारा था, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, समानता सद्भाव और ये सब कुछ करके, तो ये 1789 में आया था फ्रांस की क्रांति, ठीक है। इससे भी है स्टूडेंट जो आपका तो कह रहा है कौन से समाजशास्त्री गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से संबंधित है। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा प्रोफेसर एस पी नागेंद्र, जो इन ऑप्शनों में से जो है प्रोफेसर एस पी नागेंद्र जो है ये गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित है स्टूडेंट।
प्रोफेसर एसपी नागेंद्र का जन्म 1930 में पीपीगंज के नवापार एरिया में हुआ था, नवापार गांव में हुआ था 1930 में। और 1968 में, तो जो लोग वहां से आप देख रहे हो पीपीगंज से, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सर हम वहीं से हैं। 1968 में गोरखपुर के प्रोफेसर बने, 1968 में गोरखपुर में प्रोफेसर बने, रीडर भी थे गोरखपुर में, और 1990 में रिटायर हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, शीतला, इनका पूरा नाम प्रोफेसर एसपी नागेंद्र का पूरा नाम शीतला प्रसाद नागेंद्र था, 1930 में जन्म है। ठीक है, और गोरखपुर विश्वविद्यालय से और जुड़े हुए समाजशास्त्री के मिश्र, योगेंद्र प्रति त्रिपाठी भी हैं। स्टूडेंट, एसपी नागेंद्र का तो नाम इतना मशहूर भी है, और एक और चर्चा की वजह से इनका नाम सामने आया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय बना प्रोफेसर एसपी नागेंद्र का एक आवास जो था वो रिटायर होने के बाद खाली न करने को लेके कुछ मामला हुआ था, जिससे इनका पेंशन वेंशन रोक दिया गया था। तो ये भी बहुत चर्चा में रहा था। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं अपने समाजशास्त्रियों का कितना अच्छा सम्मान करता है, लेकिन फिर भी इनका योगदान अतुलनीय है। ठीक है, और बाद में वो सारा मामला सेटल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में किस विषय का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है? तो समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो अर्थशास्त्र में इकोनॉमी का अध्ययन होगा। जब इकोनॉमी और सोशियोलॉजी में तो क्या होगा? श्रम कानूनों का, श्रम कानूनों का अध्ययन क्या होता है? लेबर लॉज बने। तो लेबर, देखिए, जातीय समूह, खाना बदोश और पारिवारिक परंपराएं नहीं, श्रम कानून का दोनों में समान अध्ययन होता है। स्टूडेंट, वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप सब चीजों को नोट करके पूरा वीडियो देख के जाएगा और फ्रेंड से शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे चैनल को स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बताइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेबर वेलफेयर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेबर वेलफेयर इन इंडिया, अब देखिए ये स्टूडेंट, हर प्रश्न पत्र में मैं देखता हूँ एक आध क्वेश्चन तो शायद ही कोई प्रश्न पत्र बड़ा अच्छा मिल जाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो गलतियां मिल ही जाती है। अब इसमें ये सारे ऑप्शन ही गलत है, मैं किसी ऑप्शन को डिस्कस नहीं करूंगा। कह रहा है कि क्वेश्चन तो ठीक है, लेबर वेलफेयर इन इंडिया। अब ये पुस्तक किसकी है वो भी आपको नोट करना है, प्रिय रंजन त्रिवेदी की। ये पुस्तक किसकी है? प्रिय रंजन त्रिवेदी की। और इसी नाम से एक पुस्तक और लिखी के एन वैद ने। तो इसके दो राइटर है, के एन वैद भी आप याद रखिएगा, जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, के एन वैद और प्रिय रंजन त्रिवेदी। बाकी ऑप्शन स्टूडेंट गलत है, आप जाके खुद भी चेक कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र दोनों विषयों के वस्तु के अंतर्गत आते हैं? तो कौन समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र के विषय वस्तु यानी सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या आता है? तो नातेदारी आती है, सामाजिक संरचना आती है, संस्कृति आती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सब आता है। कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, किनशिप रिलेशन, ये सब आता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चन की सीरीज को कवर की। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। आपको आपके एग्जामिनेशन के गुड लक। वीडियोस को फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा।